नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है क्लास 9 का एसएसटी विषय का सिविक्स का संविधान निर्माण, जो अध्याय 2 का है। इसका पहला भाग हम देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये है संविधान निर्माण, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। यहाँ पिछले अध्याय में हमने देखा है कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। ये हमने पिछले अध्याय में ही देखा है कि लोकतंत्र में लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, उसमें पाबंदी है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप से ही संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संविधान स्वरूप कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे, इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, वहाँ के संविधान के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। यहाँ दिखाया जा रहा है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। किसी ने बोला है, ये कौन बोला है बाद में बताएंगे हम। और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। यहाँ ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र के नीचे नाम लिखा हुआ है, ये है नेल्सन मंडेला, जो अश्वेत के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध में ये काम किए थे। इन्होंने आगे बोल रहे हैं कि मैंने एक ऐसे लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज की कल्पना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ये कथन है नेल्सन मंडेला का।
यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 ईस्वी में देश में रंग भेद चलाने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद किया गया था। तो ये रंग भेद के खिलाफ संघर्ष था। और रंग भेद क्या होता है, तो यहाँ इस कथन से ही स्पष्ट हो जाता है कि रंग भेद का मतलब है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका के विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती के गुलाम बनाया। जैसे भारत को, पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत और श्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरे के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम करते थे। रेल गाड़ी, सड़क, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह को क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी।
अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। एक नए संविधान की ओर रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती के अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्यरात्रि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के एक पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानें। वह बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा था और इसे मानने को तैयार थे। वह आगे बता रहे हैं कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ करें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। उसी का यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि आज का दक्षिण अफ्रीका। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। जो
पृष्ठ संख्या 30 में देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बात समझ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग-भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में यदि और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने और दमन सहने वाले दोनों ने साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रखी। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली इस बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार थे। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों को भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक लोगों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ गए। चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है,
और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही नहीं थी। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन हो या आपके राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम यह कर सकते हैं कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध पर तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है। यहाँ पर संविधान के कुछ प्रमुख कार्यों को दिखाया गया है। जिसमें पहला काम है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा जो काम है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा काम है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का, इस अध्याय का अगला भाग दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे।